हैदरी, आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूं। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग सीटर सन 2018 उर्दू के क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे। आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एक पैसेज दिख रहा होगा जिससे मुताल्लिक कुछ सवालात दिए गए हैं, उनको हमें हल करना है। दोस्तों, पैसेज को हल करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि पहले हम सवालात पढ़ लें और सवालों को अपने ध्यान में बैठा लें और हर सवाल से कुछ इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स को याद कर लें। उसके बाद पैसेज पढ़ें तो हमें पैसेज पढ़ते ही सवालों के जवाब मिलते जाएंगे। तो पहले आपका जो सवाल है उसको हम पढ़ लेते हैं। पहला सवाल है कि अरबी फ़ारसी की इब्तदाई तालीम हासिल की, कहाँ से हासिल की? प्राइवेट में हासिल की, कॉलेज में, मकतब में या फिर यूनिवर्सिटी में। दूसरा सवाल ये है कि गवर्नमेंट हाई स्कूल फतेहपुर से पास किया, क्या बीए पास किया, आईए पास किया, एमए या फिर मैट्रिक। तीसरा सवाल है कि वो एक कामयाब शायर, और एक कामयाब शायर इसको कीवर्ड के रूप में आप याद करिए और उसके आगे का जो लफ्ज़ है वो आप पैसेज में देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो एक कामयाब शायर और क्या थे। अगला जो सवाल है वो सरगर्म सियासतदां और डैश। सरगर्म सियासतदां एज ए कीवर्ड याद कर लीजिए, ये आपको मददगार साबित होगा आंसर को ढूंढने में। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। फजलुल हसन हसरत पैदा हुए। जब मैंने आपको पैसेज को हल करने की ट्रिक बताई थी तो आप लोगों को मैंने बताया था कि जब कभी भी आपको सन दिखे या फिर नाम दिखे तो उसको आपको अंडरलाइन कर लेना है। तो सन आपको पैसेज में दिख रहा होगा तो उसको आप अंडरलाइन कर लिए होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फजलुल हसन यानी कि हसरत मोहानी कब पैदा हुए। अगला जो सवाल है वो है वह कलमी नाम जिसे शायर अपने शेर में इस्तेमाल करता है उसको क्या कहते हैं। तो इसको तो आप बिना पैसेज की मदद से भी हल कर सकते हैं। अगला जो सवाल है कि मुजाहिदे आज़ादी का मानी क्या है, इसको भी हम बिना पैसेज की मदद से ही हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने सवालात पढ़ लिए, अब हमको पैसेज पढ़ना है ताकि हम पैसेज पढ़ते ही सवालों के जवाब को ढूंढ सकें। अब देखिए, सैयद फजलुल हसन नाम और हसरत तखल्लुस था। 1875 में कस्बा मुहान ज़िला उन्ना उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। अब आपको एक सवाल पूछा गया था कि हसरत कब पैदा हुए, पूछा गया था ना कि फजलुल हसन हसरत पैदा हुए। तो अभी आपने यहाँ पे देखा पैसेज में कि वो कब पैदा हुई, 1875 में। तो आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं पैसेज को। बाज़ किताबों में उनका सन पैदाइश 1880 और 1881 मिलता है। वो एक कामयाब शायर, कामयाब शायर आपको कीवर्ड के रूप में याद कराया गया है। वो एक कामयाब शायर यहाँ पे आप देख सकते हैं 123 नंबर सवाल में। उसके बाद क्या है, और बेबाक सहाफ़ी, यानी कि वो एक कामयाब शायर थे और क्या थे, बेबाक सहाफ़ी थे। तो चौथा वाला ऑप्शन सही हो गया। एक सरगर्म सियासतदां, अब देखिए एक सरगर्म सियासतदां यहाँ से आपको दिख रहा है, उसके आगे क्या लिख रहा है, और मुजाहिदे आज़ादी भी थे। तो आप मुजाहिदे आज़ादी ऑप्शन में कौन सा वाला ऑप्शन है, चौथा वाला ऑप्शन है। तो आप कह सकते हैं कि वो एक सरगर्म सियासतदां और मुजाहिदे आज़ादी भी थे। तो चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। आगे पढ़ते हैं। अरबी फ़ारसी की इब्तदाई तालीम मकतब में हासिल की। पहला सवाल जो था वो अरबी फ़ारसी की इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की ये पूछा गया था। तो आपका तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, मकतब में हासिल की अरबी फ़ारसी की इब्तदाई तालीम। आगे हम पैसेज में पढ़ेंगे कि 1899 में मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसको आजकल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, उसमें उन्होंने दाखिला लिया। हसरत 12 साल की उम्र में शेर कहना शुरू कर दिया था। तो ये था पैसेज ख़त्म हो गया, लेकिन कुछ सवालों के जवाब अभी भी बाकी हैं। आपको यहाँ पे एक सवाल दिख रहा होगा जो कि आपको कंफ्यूज कर रहा होगा कि इसका तो जवाब हमको मिला नहीं। ठीक है, तो गवर्नमेंट हाई स्कूल फतेहपुर में उन्होंने क्या किया, बीए किया, आईए किया या फिर एमए पास किया या फिर मैट्रिक पास किया। तो दोस्तों यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इसका जवाब आप पा जाएंगे। गवर्नमेंट हाई स्कूल है, हाई स्कूल में कब तक पढ़ाई होती है, 10th तक, यानी कि 10 तक, और 10 को ही मैट्रिक कहा जाता है। तो जब हाई स्कूल है तो वहाँ से उन्होंने क्या पास किया होगा, मैट्रिक ही तो पास किया होगा। तो चौथा वाला ऑप्शन यहाँ से आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ और सवाल बचे हैं। वह कलमी नाम जिसे शायर अपने शेर में इस्तेमाल करता है क्या करते हैं, तो उसको तखल्लुस कहते हैं, तखल्लुस कहते हैं। वह कलमी नाम जिसे शायर अपने शेर में इस्तेमाल करता है। ठीक है,
अगला है मुजाहिद आज़ादी। मुजाहिद आज़ादी अंग्रेजी में इसको फ्रीडम फाइटर कहते हैं, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है। मुजाहिद आज़ादी का मतलब होता है आज़ादी के लिए लड़ने वाला। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ये पैसेज आपने देख लिया, इसको हल भी कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और पैसेज है जो कि नज्म का है, इसको हल करते हैं। इस पैसेज को हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें सवालात देखने होंगे ताकि हमारे लिए आसानियाँ हो जाएं। पहला सवाल ये कि ईद सीनों में क्या भर देती है, मिठाइयाँ भरती हैं, खुशियाँ, उजाले या फिर सेवइयाँ। अगला सवाल कि हर दिल में किसका रंग बिखर जाता है, सूरज का, दशहरा का, मुहर्रम का या फिर होली का। फिर इससे रिलेटेड एक और सवाल यह है कि अजनबी हाथों ने क्या लिखी थी, हिसाब तेरी, तारीख तेरी, सवाने तेरी या फिर कलाम तेरा। फिर अगला सवाल यह है कि हम किसकी तारीख लिखेंगे, वतन की, घर की, शहर की या फिर गांव की। तो ये कुछ सवाल थे जिनका जवाब हमें पैसेज की मदद से देना है। तो हम पैसेज पढ़ेंगे और सवालों के जवाब को ढूंढेंगे। पैसेज में ये कहा जा रहा है कि कोई भी घर हो दिवाली के दिए जलते थे, ईद भर देती थी सीनों में उजाले क्या क्या। अब आपसे सवाल पूछा गया है कि ईद सीनों में क्या भर देती थी, तो आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो उसमें है उजाले। तो ईद सीनों में भर देती थी उजाले क्या क्या, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे पैसेज पढ़ेंगे और देखेंगे रंग होली का हर दिल में बिखर जाता था। अब एक सवाल आपसे पूछा गया था यहाँ पे कि हर दिल में किसका रंग बिखर जाता है, तो रंग होली का हर दिल में बिखर जाता था, यानी कि होली का रंग हर दिल में बिखर जाता है। चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे ये कहा जा रहा है कि चेहरे चेहरे पे दमक उड़ते थे लाले क्या क्या, अजनबी हाथों ने लिखी थी जो तारीख तेरी। अब एक सवाल पूछा गया था कि अजनबी हाथों ने क्या लिखी थी, तो अजनबी हाथों ने क्या लिखी थी, तारीख तेरी लिखी थी। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अजनबी हाथों ने लिखी थी जो तारीख तेरी, उसको क्या नाम दे सोची हुई तोहमत के सिवा, अपने हर प्यार को नफरत में बदलना चाहा, क्या पुकारें उसे चालाक सियासत के सिवा, ऐ वतन हम तेरी तारीख लिखेंगे फिर से। सवाल ये था कि हम किसकी तारीख लिखेंगे, और जवाब इसका क्या है, वतन की, क्योंकि पैसेज में कहा जा रहा कि ऐ वतन हम तेरी तारीख लिखेंगे फिर से, यानी कि हम वतन की तारीख लिखेंगे। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कुछ और सवाल इससे रिलेटेड हैं जिनका जवाब हमें पैसेज पढ़े बिना ही देना है, क्योंकि ये वाहिद और जमा के सवाल हैं। मुल्क की जमा क्या होगी, तो मुल्क की जमा ममालिक हो जाएगी। अगला सवाल है पंख पखेरु। पंख पखेरु का क्या मानी है, तो परिंदे को पंख पखेरु कहा जाता है, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल कि बागात के वाहिद क्या होंगे, तो दोस्तों बागात का जो वाहिद होगा वो बाग हो जाएगा। तो यहाँ से हमने दोनों पैसेजेस को हल कर लिया। अब हम पेडागोजी पे मबनी सवालों को हल करेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड एक और सवाल है जिसका जवाब हमको बताना है। मशरिक का जिद। दोस्तों मशरिक मतलब होता है पूरब, पूरब का उल्टा क्या होगा, पश्चिम, पश्चिम को क्या कहते हैं, मगरिब कहते हैं। तो मशरिक का जो जिद होगा वो मगरिब हो जाएगा। यहाँ पे चारों दिशाएं मैं आपको बता दूं, ऊपर जो होता है वो क्या होता है, आपका शुमाल होता है, ऊपर आपका शुमाल होता है, नीचे आपका जुनूब होता है जिसको हम लोग दक्षिण कहते हैं, शुमाल को उत्तर कहते हैं, और दाहिनी तरफ आपका जो होता है वो क्या होता है, आपका पूरब होता है। पूरब को हम लोग क्या कहते हैं, मशरिक कहते हैं, और बाईं तरफ आपका जो होता है वो मगरिब होता है। तो इस तरह से चारों जो सिमत हैं उनको आप देख सकते हैं। ऊपर क्या, शुमाल यानी कि उत्तर, नीचे जुनूब यानी कि दक्षिण, और दाहिनी तरफ मशरिक यानी कि पूरब, और बाईं तरफ मगरिब। तो मशरिक का उल्टा पूछा गया है, मगरिब होगा। मशरिक का जिद मगरिब। तो जो पैसेज पे मबनी 15 सवालात थे उनको हमने हल कर लिया। अब पेडागोजी के सवालों को देखते हैं, ध्यान से देखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन मैं अच्छे से करूंगा। पहला सवाल है कि प्राइमरी स्कूल के तलबा में सुनने बोलने की महारत को उजागर करने के लिए दर्ज झेल में सबसे मुफीद तरीका कौन सा है। अगर आप चाहते हैं कि एलिमेंट्री लेवल पे बच्चों का जो लिसनिंग स्किल है और जो स्पीकिंग स्किल है उसको डेवलप करें, तो आप क्या करेंगे कि आप किरदार के ज़रिए बातचीत कराएंगे, यानी कि डायलॉग डिलीवरी करवाएंगे, या फिर कहानी सुनाएंगे और इमला करवाएंगे, या फिर नज़म पढ़ना और ज़बान का इस्तेमाल करवाना, या फिर रोल प्ले करना और ख़बर पढ़ना। तो दोस्तों
बोलने और सुनने की महारत को उजागर करने के लिए जो सबसे मुफीद तरीका है वह है किरदार के ज़रिए बातचीत करना। आप बच्चों को किरदार दे दीजिए और उनसे आपस में डायलॉग डिलीवरी करवाइए। किरदार के ज़रिए जब बातचीत करेंगे तो एक तो बोलने की महारत डेवलप होगी और साथ ही साथ सुनने की भी महारत डेवलप होगी। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। कहा यह जा रहा है कि ज़बान में मोतबर तालीम का मकसद क्या है। तो दोस्तों ज़बान में मोतबर तालीम का मतलब क्या, तालिबे इल्मों में ख़ुद एतमादी पैदा करना है, तलबा की इब्तिदाई गलतियों की इस्लाह करना है, तालीमी गलतियों में सुधार या फिर ऊपर के सभी। तो मोतबर तालीम का मकसद यह है बच्चों में आत्मविश्वास भी पैदा करना, जो प्रारंभिक गलतियां उनको भी दूर करना और जो एजुकेशनल एरर है उनमें भी सुधार करना, यानी कि ऊपर के सभी। हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। कहा यह जा रहा है कि ज़बान सिखाने में उमूमी तौर पर किस किस्म के सवाल मुफीद होंगे। क्या MCQ यानी कि मारूजी सवालात, या फिर वेरी शॉर्ट यानी कि मुख्तसर सवालात, या फिर लॉन्ग या फिर इंशाइया तरीक़ेकार के सवालात। तो ज़बान सिखाने में आम तौर पर जो सवालात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल हो सकते हैं वो हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यानी कि मुख्तसर सवालात। तो यहाँ पे आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो एक कौल है कि बच्चे ज़बान सीखने की कुव्वत लेकर पैदा होते हैं। इसको मैं अगर हिंदी में बोलूँ तो इसमें हिंदी में क्या कहेंगे कि बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। तो ये जो कौल है किसका है, चौमस्की का। चौमस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था, भाषा विकास का सिद्धांत। भाषा विकास का सिद्धांत चौमस्की ने दिया। अपने इस सिद्धांत में इन्होंने ये बताया कि बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। तो इस तरह से जो कौल है वो आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो चौमस्की है वो तीसरा वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि अगर कोई लड़की हिंदी ज़बान की तलबा है और वह आपकी ज़बान सीखने आती है और आपकी ज़बान सीखते वक्त गलती करती है तो आप मुअल्लिम की हैसियत से कौन सा तरीका सही मानते हैं। कोई बच्ची हिंदी बोलने वाली है और वो उर्दू सीखने आ रही है और उसको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो गलतियां कर रही है, तो एज ए टीचर आप क्या करेंगे। क्या नई ज़बान सीखने के दौरान उसकी मादरी ज़बान के इस्तेमाल का छूट नहीं देंगे। तो दोस्तों जब जो मैंने ट्रिक बताई थी आपको पेडागोजी की हल करने की, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि मादरी ज़बान का ज़्यादा इस्तेमाल जहाँ कहीं पे भी हो वो ऑप्शन सही होगा, लेकिन इसमें तो मादरी ज़बान के इस्तेमाल की छूट नहीं दी जा रही है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों, जहाँ कहीं पे भी मादरी ज़बान के ज़्यादा इस्तेमाल की बात हो उसको आप सही करिएगा। अगर मादरी ज़बान के इस्तेमाल की छूट नहीं दी जा रही है, मादरी ज़बान का इस्तेमाल करने पे मना किया जा रहा है, तो वो ऑप्शन आपका हमेशा गलत होगा, ठीक है। उसे उसकी गलती को बार बार याद दिलाना चाहिए। तो दोस्तों मैंने ये भी बताया था कि जहाँ कहीं पे भी बच्चों की गलतियों को याद दिलाया जाए या फिर बच्चों की गलतियाँ निकाली जाए वो ऑप्शन कभी सही नहीं होगा। तो यहाँ पे बच्चे की गलती निकाली जा रही है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। उसे नई ज़बान सीखने के लिए कम से कम आधा घंटा मश्क करने का मशवरा देना चाहिए। तो पेडागोजी की ट्रिक वाले वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि अगर अभ्यास करने या फिर मश्क करने पे जोर दिया जा रहा है तो वो ऑप्शन भी गलत होगा। तो यहाँ पे चौथा भी गलत हो गया। अब देखिए, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत और चौथा भी गलत, तो सही हमको ऑटोमेटिकली मिल गया ना। तीसरा वाला ऑप्शन सही है। क्यों सही है? क्योंकि उसे ज़बान सीखने का ज़्यादा मौका देना चाहिए। अगर कोई भी बच्ची हिंदी बोलने वाली है, उर्दू सीखने आई है और उर्दू सीखने में उसको गलती हो रही है, तो हम उसको जब ज़्यादा से ज़्यादा ज़बान के इस्तेमाल करने का, ज़बान सीखने का जब मौका देंगे तो वो धीरे धीरे सीख जाएगी। और जहाँ कहीं पे भी पेडागोजी में मौका यानी कि अवसर की बात आए तो वो ऑप्शन ज़्यादातर सही होता है। मैंने ट्रिक वाले वीडियो में बताया है। अगर आप लोगों ने उर्दू पेडागोजी की हमारी ट्रिक की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको ज़रूर देखिए। उससे आप सवाल को देखते ही जवाब को हासिल कर लेंगे। तो यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन सही है? तीसरा वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगले सवाल में ये कहा जा रहा है कि मिंदरजा झेल में से किन मकासद के लिए ज़बान सीखना ज़रूरी नहीं है। तो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ ज़रूरियात को पूरा करने के लिए,
तो बिल्कुल ज़िंदगी के मुख्तलिफ ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ज़बान सीखना ज़रूरी है। जो मुख्तलिफ ज़रूरियात हैं, जैसे आप बाज़ार में गए कुछ चीज़ें ख़रीदना तो ज़बान का इस्तेमाल करेंगे तभी तो पाएंगे, तो ये तो ज़रूरी है। ज़िंदगी के मुख्तलिफ मौक़े जानने के लिए ये भी ज़रूरी है। अंदरूनी आवाज़ को सुनने और बोलने के लिए, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए भी तो ज़बान सीखना ज़रूरी है। तो चौथा वाला भी सही हो गया। पहला ज़रूरी है, दूसरा भी ज़रूरी है ज़बान सीखने के लिए, और चौथा भी ज़रूरी है। लेकिन जो तीसरा है वो मकसद ज़रूरी नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ज़बान समझ कर सीखना इनमें से चारों ऑप्शन में से ज़बान सीखने के मकसद में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन हमारा जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। कहा यह जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मजमून सवालों के इम्तिहान के लिए फ़ायदेमंद है। पहला है कि यह पूरे निसाब की तकमील कर सकती है। दूसरा, ये तलबा के लिए बेहतर है क्योंकि इससे वो अपने ख्यालात को आसानी के साथ लिख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि यह तलबा के इम्तिहान के लिए चंद सवालात तैयार करवाने में मुफीद हैं। या फिर चौथा ऑप्शन है कि तलबा चंद सवालों के जवाब तहरीर करके अपने सीखने के वक्त को बचा लेते हैं। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में यहाँ पर जो दूसरा वाला ऑप्शन है, यह तलबा के लिए बेहतर है क्योंकि इससे वो अपने ख्यालात को आसानी के साथ लिख सकते हैं। ये जो मजमून है वो सवालों के इम्तिहान के लिए फ़ायदेमंद है। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो क्या है। कहा यह जा रहा है कि बच्चों में लिखने की सलाहियत को बढ़ावा देने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत अहम है। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चों में जो राइटिंग स्किल है उसको डेवलप करवाएं, तो किन चीज़ों पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्या खुशखत तहरीर पर, हकीकी ख्यालात पर, अलामती ज़बान के इस्तेमाल पर, या फिर ज़ख़ीरा अल्फाज के सही इस्तेमाल पर। तो ज़ख़ीरा अल्फाज यानी कि वोकैबुलरी के सही इस्तेमाल पर हमें फोकस करना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि बच्चों में राइटिंग स्किल को डेवलप करें। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल यह है कि ज़बान की मुसलसल जामे तशख़ीस के लिए शुरू किया जाना चाहिए, यानी कि लैंग्वेज के सतत और व्यापक जो मूल्यांकन है उसके लिए क्या शुरू करना चाहिए। ज़बान को मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार से इस्तेमाल करना शुरू करना चाहिए, दुरुस्त ज़ख़ीरा अल्फाज का इस्तेमाल, या फिर प्रोजेक्ट काम, या फिर सही तलफ़्फ़ुज़। तो अगर आप चाहते हैं कि ज़बान की मुसलसल जामे तशख़ीस करें तो उसके लिए ज़बान को मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार से इस्तेमाल करना चाहिए। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल कि हेमा लिसानी तरीक़ेकार यानी जो मल्टीलिंगुअल मेथड है वो क्या है। क्या ज़बान सिखाने में मुश्किल पैदा करता है, या फिर तदरीसी ज़बान में पोशीदा है, ज़बानी वसाइल के लिए नुकसानदेह साबित होता है, या फिर ज़बान सिखाने में अहमियत का हामिल है। तो जो मल्टीलिंगुअल मेथड है वो ज़बान सिखाने में बहुत ही अहम है, यानी कि ये मेथड ज़बान सिखाने में अहमियत का हामिल है। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहा यह जा रहा है कि इब्तदाई शक्ल में ज़बान थी। ज़बान इब्तदाई शक्ल में क्या मुँह ज़बानी ज़बान थी, इशाराती ज़बान थी, क़वायदी ज़बान, या फिर तहरीरी ज़बान। तो ज़बान इब्तदाई सतह में प्रारंभिक रूप में ज़बान जो थी वो किस रूप में थी, सांकेतिक रूप में थी, यानी कि इशाराती ज़बान थी। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल कि इब्तदाई सतह की तालीम में कहानी और नज़्म को किस हद तक ज़रूरी मानते हैं। क्या नज़्म और कहानी मशहूर तख्लीक़कार की होनी चाहिए, या वो मुफीद होनी चाहिए, या फिर नज़्म और कहानी ज़ख़ीरा अल्फाज से भरपूर होनी चाहिए। तो दोस्तों इब्तदाई सतह की बात हो रही है, तो इब्तदाई सतह पर जो नज़्म और कहानी होनी चाहिए वो किससे भरपूर होनी चाहिए, वो ज़ख़ीरा अल्फाज से भरपूर होनी चाहिए। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सवालात आपको समझ में आ रहे होंगे। एक्सप्लेनेशन में मैं थोड़ा सा जल्दी बोल रहा हूँ। मैं ये इसलिए जल्दी बोल रहा हूँ ताकि मैं कम वक्त में ज़्यादा मटेरियल आपके सामने पेश कर दूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी आपको मशवरा देना हो तो आप कमेंट में बेझिझक कहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहा यह जरा कि कवायद सिखाने से ज़बान में कैसी मदद मिलती है। क्या ख्वानदगी मदद मिलती है, रवानी मदद, इस्लाही मदद, या फिर तादाद।
तो कवायद हम क्यों बच्चों को पढ़ाते हैं? ताकि बच्चे जो भाषा संबंधित त्रुटियां हैं उनको दूर कर सकें। तो ज़बान सिखाने से, कवायद सिखाने से ज़बान में इस्लाही मदद मिलती है। अगला सवाल क्या है कि तहरीर के उसूलों में क्या शामिल है? क्या बेहतर ज़ख़ीरे अल्फाज शामिल है, या फिर कहानी का मजमून शामिल है, तख़य्युल का होना, या फिर दुरुस्त अदायगी? तो तहरीर के उसूलों में शामिल है दुरुस्त अदायगी। अगला और आखिरी सवाल, ज़बान को उजागर करने का असल मकसद क्या होना चाहिए? क्या गलतियों का अंदाज़ा करना और सिखाने की कमी को पूरा करने के लिए, तलबा की गलतियों का पता लगाना, तलबा की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के फैसला करना, या तलबा की कामयाबी की जांच करने के लिए? तो ज़बान को उजागर करने का जो असल मकसद होना चाहिए वो गलतियों का अंदाज़ा करना और सिखाने की कमी को पूरा करने के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सीटेट सन 2018 के उर्दू के पेपर 1 के लैंग्वेज 2 के क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। टोटल 30 सवालात जो कि पूछे गए थे उनको हमने यहाँ पे हल किया। कम वक्त में ज़्यादा कुछ समझाने की कोशिश मैंने की है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।